हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आपको सबको पता है, सीटेट का एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। तो जो सीटेट के सीरियस कैंडिडेट हैं, वो जो सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन बच्चों की भी टेंशन भी बढ़ गई है। अब वो सोचते हैं कि भाई इतना कम समय बचा है, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक है, हमें क्या रिवाइज करना है और क्या छोड़ना है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि क्या छोड़ना है, तो ऑटोमेटिक वो चीजें निकल के आएंगी जो हमें रिवाइज करनी है। ठीक है, तो आज भाई हम उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिनको आपको रिवाइज करना है और जो आपको 140 प्लस का स्कोर डेफिनेटली दिलाएंगे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सीटेट हो जाते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये सबसे पहले है बाल विकास। सबसे पहले हमें बाल विकास की तैयारी करनी है। ठीक है, जिसको सीडीपी बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है सीडीपी सीटेट में 30 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो आपको इस सीडीपी की तैयारी करनी है। और वो तैयारी कहाँ से करनी है? भाई मेरा तो कहना यही है कि टाइम थोड़ा बचा हुआ है। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, वो टैग वर्ड से सीडीपी की तैयारी कर ले। ठीक है, बाल विकास की साथ में जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो पढ़ लें, बाल विकास को समझ लें। ठीक है, उसकी विशेषताएं, उसके गुण वगैरह जो भी बाल विकास में आता है वो सारा आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है भाई? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और चोम्स्की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है जो आपको याद करने हैं। ये याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप इनका जीवन परिचय याद करने लग जाओ। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस विश्वविद्यालय में इसने इन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि बहुत सारी बुक में ऐसा मटेरियल दिया होता है। पर आपको उन पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सिर्फ जो इन्होंने सिद्धांत दिए, जो इन्होंने खोज की, आपको सिर्फ वो चीजें पढ़नी है। क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो जो इम्पोर्टेंट है हमें सिर्फ वही पढ़ना है। तो इनके सिद्धांत एग्जामिनर पूछेगा, इनकी खोज पूछेगा, इन्होंने समाज को क्या दिया है, वो चीजें एग्जामिनर पूछेगा। तो आपको वो सारी चीजें लर्न करनी है। उसके बाद आती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आई है 2023, उसमें तो समावेशी शिक्षा पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है। उसके बाद आता है अधिगम अक्षमता। ठीक है, जो डिसेबिलिटी होती है बच्चे की, जैसे बहुत सारी है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, मतलब बहुत सारी ये जो डिसेबिलिटी है, शिक्षा संबंधी अक्षमताएं हैं, या ये कह लो जो शिक्षण संबंधी बीमारियां हैं। ठीक है, उनसे पक्का मतलब कि शीटेट में 3 से 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, आप इस पे अपनी पकड़ मजबूत बना ले। उसके बाद भाई ये एनसीएफ 2005 और 2009 और जो नई शिक्षा नीति 2023 आई है वो, भाई ये आपको एक बार देख लेना है। इनमें से भी क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इनमें से पक्का बन के आएंगे, तो ये भी आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद आता है लिंगाधार। ठीक है, जो लिंगाधार पे जो भेदभाव हो रहा है, जो समानता है, लिंगाधार समानता है, भेदभाव है, वो चीजें आपको समझनी है। ठीक है, इसमें याद करने का कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि यहाँ पे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है जहाँ पे लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, उस आंसर के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। लड़के और लड़की में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है। एग्जामिनर आपके माइंड को घुमाने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा कि भाई जो लड़के होते हैं वो मैथ में ज्यादा होशियार होते हैं लड़कियों की अपेक्षा। क्या ये सत्य है? सत्य है, आंशिक है। तो इस टाइप से आंसर दिए होंगे, तो भाई ये बिल्कुल असत्य बात है। ठीक है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लड़कियां भी मैथ में टॉप करती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें लड़की और लड़की में भेद किया जा रहा है, या लड़की को लड़के से उच्चतर या लड़के को लड़की से उच्चतर दिखाया जा रहा है, तो उस आंसर पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। इन चीजों को आपको समझ लेना है। उसके बाद आता है अभिप्रेरणा। ठीक है, जिसको बोल रहे हैं मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन पे आपको पकड़ मजबूत करनी है, क्योंकि प्रेरणा से, अभिप्रेरणा से पक्का 2-4 क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक पे भी आपको अपनी पकड़ मजबूत कर लेनी है। उसके बाद भाई भाषा कौशल वाला टॉपिक आता है। हमें भाषा कौशल के बारे में भी जानना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना भाषा कौशल से भी पूछता है, तो भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद अभी उपचारात्मक शिक्षण, जिसको निदानात्मक शिक्षण भी बोलते हैं। एक बात और भाई, जो भी मतलब कि ये वर्ड है ना, इनके जितने भी वर्ड हैं वो आप एक बार देख लेना।
जैसे उपचारात्मक शिक्षण को निदानात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, समस्या समाधानात्मक भी बोलते हैं। मतलब कि इस टाइप से जितने भी आते हैं आप एक बार उनको देख लेना, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी नाम इनका रख के दे देगा। और सबसे बेटर होगा कि आप इनको एक बार इंग्लिश में भी देख लो। अगर आप इसको इंग्लिश में देख लोगे तो अगर हिंदी में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो बात है उपचारात्मक शिक्षण पे, जिसको निदानात्मक भी बोलते हैं। उपचार का मतलब क्या होता है? इलाज करना। कोई भी डॉक्टर के पास इलाज करवाने कब जाता है? जो वो बीमार होता है, डॉक्टर बीमारी का इलाज करते हैं ना, उपचार करते हैं। तो भाई वही होता है उपचारात्मक शिक्षण में। जो टीचर होता है वो जो छात्रों की शिक्षा संबंधी बीमारियां होती हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं, उनका उपचार करता है। ठीक है, वही उपचारात्मक शिक्षण होता है। इसमें भी ऐसा याद करने का कुछ नहीं है, सिर्फ चीजें समझनी है आपको। ठीक है, उसके बाद आता है सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। नई शिक्षा नीति 2023 में इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, तो भाई इसको पक्का करके जाना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या भाई? आज की शिक्षा नीति ना ही अंकों पे आधारित है, ना ही ग्रेड पे आधारित है। आज की शिक्षा नीति मूल्यांकन पे आधारित है। ठीक है, अगर परीक्षा ली जा रही तो इस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि मान लो परीक्षा आप ले रहे हो, तो आपका मोटिव क्या है कि बच्चे को अच्छे अंक दिए जाए, या फिर बच्चा अच्छी ग्रेड प्राप्त करे, या फिर उसका मूल्यांकन करने के लिए आप परीक्षा ले रहे हो। तो इसका सटीक आंसर होगा कि आप मूल्यांकन करने के लिए उसकी परीक्षा ले रहे हो। ठीक है, तो ये मूल्यांकन वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद आती है शिक्षण सहायक सामग्रियां। शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या होती है? जब अध्यापक पढ़ाने के साथ साथ अब सहायक सामग्रियों का यूज करता है अपने जो वो पढ़ा रहा है उसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, वही शिक्षण सामग्रियां होती हैं। जैसे कि अध्यापक प्रोजेक्टर का यूज कर रहा है, चार्ट का यूज कर रहा है, ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा है, ठीक है, टीवी का यूज कर रहा है, एज सेट का यूज कर रहा है, रेडियो का यूज कर रहा है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? शिक्षण सहायक सामग्री में। ठीक है, एक बार इनको देख लेना। इनमें देखना तो क्या है, बस आपको ये देख लेना है जैसे कि भी 3 प्रकार की होती है, एक दृश्य होती है, एक श्रव्य होती है, एक दृश्य श्रव्य होती है। तो उनमें डिफरेंस देख लेना भाई। दृश्य सामग्री वो होती है जो सिर्फ दिखाई देती है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया। श्रव्य सामग्री वो होती है जो सिर्फ सुनाई देती है, जैसे रेडियो हो गया। और भाई दृश्य श्रव्य सामग्री वो होती है जो दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है, जैसे कि टेलीविजन हो गया। ठीक है, तो आप एक बार इन चीजों को समझ लेना। तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक यही थे। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो भाई आपका स्कोर जाएगा 140 प्लस। हमारा टारगेट कितना है? 140 प्लस का है। अगर आपने इन टॉपिक पे अपनी पकड़ बना ली तो आपका 140 प्लस कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जो ईवीएस वगैरह है उसकी तैयारी हम इतने कम समय में कहां से करें। ठीक है, तो जो ईवीएस है आपको पता भी 30 नंबर की आएगी, 30 की आएगी, जिसमें 15 तो पेडागोजी के होंगे और सिर्फ 15 ही बचते हैं ना। तो जो 15 बचते हैं वो हमें कहां से लेने हैं? भी 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास की। ठीक है, एनसीईआरटी ले लो, हरियाणा बोर्ड की ले लो, राजस्थान बोर्ड की ले लो, ठीक है, किसी भी बोर्ड की बुक उठा लो, जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो उसी बोर्ड की बुक उठा लो, 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास की, और वो ईवीएस आपको पढ़नी है। ठीक है, सिर्फ वही पढ़नी है। उन 3 क्लास की ईवीएस से ही आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे। 15 में से 14 कंफर्म है, एक इसलिए कट कर दिया बाई चांस आप भूल जाओ। ठीक है, अदरवाइज पूरे 15 के 15 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास से ही आएंगे। उसके बाद आता है भाई हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश भी वही 30-30 नंबर के आएंगे, आपको पता है। वही इसमें भी सेम 15 की तो पेडागोजी होगी, और जो 15 है वो इंग्लिश की और हिंदी की ग्रामर से आएंगे। ठीक है, तो इन 15-15 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है? 8वीं क्लास और 10वीं क्लास, सिर्फ 2 क्लास की लेनी है आपको। 8वीं क्लास की और 10वीं क्लास की जो ग्रामर बुक है, जो इंग्लिश की ग्रामर बुक है वो, जो हिंदी की ग्रामर बुक है वो, 8वीं और 10वीं क्लास की सिर्फ वो रीड करनी है। और उसमें आपको पढ़ना क्या है? फालतू चीजें नहीं पढ़नी, जैसे आप पत्र पढ़ने बैठ जाओ, निबंध पढ़ने बैठ जाओ, ये चीजें आपको नहीं देखनी। आपको सिर्फ जो एग्जाम में आएगा वो देखना है। मुहावरे आते हैं, आपने मुहावरे देख लिए, पर्यायवाची वर्ड देख लिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनकी आपको डेफिनेशन देखनी है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो एग्जामिनर चाहे कैसे भी दे दे, आप उसमें से निकाल लोगे। आपको पता चल गया
कि भाई संज्ञा क्या होती है, भाई संज्ञा क्या होती है। अगर आपको ये डेफिनेशन पता चल गई, फिर वो कितने भी ऑप्शन दे दे आप उसमें से संज्ञा निकाल लोगे। तो ये सारी चीजों की आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उन्हीं से आपके 15-15 मार्क्स निकल के आ जाएंगे। मैथ के लिए क्या करना है, 8वीं और 10वीं क्लास का अंक गणित और बीज गणित कर लेना, उन्हीं से आपका मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये भी 30 का आएगा और इसमें भी 15 की पेडागोजी होगी और 15 का मैथ होगा, ठीक है भाई। तो सिर्फ आपको इतना ही करना है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहता है। तो भाई आप अच्छे से तैयारी करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक